बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल MRG नावल्स एंड स्टोरीज। जी व्यूवर्स, हमारा नावल चल रहा है फ़िरौन सिर्फ किस्त नंबर 2 आज हम रीड करेंगे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड नंबर 2। तो मैं मुतमिन होकर जाऊँ? उसने जवाब तलब नज़र से मुझे देखा। बिल्कुल मुतमिन हो जाएं। उसने पूछा, आप सुबह हवेली आ रहे हैं ना? हाँ चौधरी हुक्मदार का बयान बहुत ज़रूरी है। मैं बेचैनी से आपका इंतज़ार करूँगा। इसके बाद चौधरी मनसब एंड कंपनी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद मैंने मुलज़म अकरफ उर्फ अग्गू को अपने कमरे में बुला लिया। वो खासा सहमा हुआ था और खौफज़दा नज़र से मुझे देख रहा था। मैंने दो खौफनाक सूरत हवालदार को उसके दाएं बाएं खड़ा कर दिया और इन्हें ताकीद की कि अगर अग्गू गलत बयानी से काम लेने की कोशिश करे तो वो ज़रा भी लिहाज मरवत ना करें। ये बात सुनकर अग्गू के खौफ में बेपनाह इजाफा हो गया। मैंने सख्त लहजे में पूछा, हाँ भाई अग्गू, अब बताओ, बड़े चौधरी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? खुदा पाक की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। वो घिघियाया। मैंने कहा, मुझे छोटे चौधरी मनसब ने सब कुछ बता दिया है और गवाहों ने उसकी तस्दीक भी की है। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि सब कुछ कबूल कर लो, वरना मैं सच उगलवाने के लिए चमड़ी उधेड़ने से भी दरेग नहीं करूँगा। वो बोला, छोटा चौधरी झूठा है, उसके गवाह भी सब मकार और द्रोहगो हैं। उसके मुंह में अपनी नहीं चौधरियों की ज़ुबानें हैं, बल्कि इस गांव का हर शख्स चौधरियों की ज़ुबान बोलता है। क्या तुम इस गांव में नहीं रहते? उसने अजीब सी नज़र से मुझे देखा और बोला, रहता हूँ। फिर तुम चौधरियों की ज़ुबान क्यों नहीं बोलते? मुझे खुशी हुई थी कि चलो कोई एक शख्स तो चौधरी हुक्मदार के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलने की हिम्मत रखता है। उस वक्त मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि काश अकरम उर्फ अग्गू बेगुनाह साबित हो और उसके तवस्सुत से मुझे चौधरी हुक्मदार की गर्दन नापने का मौका मिल जाए। मेरे सवाल का जवाब देते हुए अग्गू ने बताया, मैं भी एक अरसे तक चौधरियों की ज़ुबान बोलता रहा हूँ। मेरे माँ बाप, बहन, हम सब चौधरियों की ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन जुल्म व सितम की भी एक हद होती है और वो हद अब गुज़र चुकी है। इसलिए मैं चौधरी के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलने पर मजबूर हो गया हूँ। अब मैं खामोश नहीं रहूँगा। मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है। उन्होंने मुझे मारने का फ़ैसला कर ही लिया है तो फिर डरना कैसा? मैं इनका मुकाबला करते हुए मरूँगा और मरते मरते भी 2-4 शैतानों को तो मौत के घाट उतार ही दूँगा। उसका एक एक लफ्ज़ जहर में बुझा हुआ और लहजे से बेपनाह नफ़रत टपकती थी। मैंने कहा, शायद तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। थानेदार के सामने कत्ल व गारत गरी की बातें कर रहे हो। इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि तुमने यकीनन चौधरी हुक्मदार पर कातलाना हमला किया होगा। मैंने हमला नहीं किया, इसलिए बेगुनाह इस जुर्म में फंसा गया हूँ। वो मजबूत लहजे में बोला, काश वाकई मैंने ऐसा किया होता। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, थानेदार साहब, अब चौधरियों से मेरी खुली जंग है। अगर उन्होंने मुझे जान से मार डालने का फ़ैसला कर लिया है तो मैं भी इन जाबर और ज़ालिम चौधरियों को छोड़ूंगा नहीं। मैंने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा, तुम्हें ये बात किसने बताई है कि चौधरी तुम्हें जान से मारने का फ़ैसला कर चुके हैं? नील लो। वो कुछ कहते कहते रुक गया, फिर बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब ये है कि वो मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि मैं मकान की फ़रोख्त के हक़ में नहीं था और उन्होंने मुझे झूठे इल्ज़ाम में बंद करवा दिया है। उसकी बातों की बेरब्तगी से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने गैर महसूस तौर पर उसे करेदना जारी रखा और पूछा,
अगर चौधरी ने तुम्हें झूठे इल्ज़ाम में बंद करवाया है तो इस सिलसिले में तुम क्या कहोगे कि 10 इंच फल वाले छुरे के साथ तुम्हें हवेली के अंदर से पकड़ा गया था। मैंने मेज़ पर रखे हुए छुरे की जानब इशारा किया। मैं इस छुरे से वाकिफ़ हूँ और ना ही हवेली में दाखिल हुआ हूँ। वो कतईयत से बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी में हवेली में कदम भी नहीं रखा। फिर उन्होंने तुम्हें कहाँ से पकड़ा था? मैं उधर बाग में था, उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। कौन से बाग में? चौधरियों के बाग में। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? वो अटकते हुए बोला, मेरा मतलब है मैं वहाँ कीड़ियाँ तोड़ रहा था। चौधरियों के बाग में चोरी? मैंने तेज़ नज़र से उसे घूरा। चोरी नहीं जनाब। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, अक्सर लोग वहाँ से अंबियाँ तोड़ते रहते हैं। मैंने पूछा, और कौन था तुम्हारे साथ वहाँ? सलक, कोई नहीं था जनाब। वो हरासा लहजे में बोला। मैं समझ गया कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर पहले भी वो कुछ बताते बताते अटक गया था। मैं बदस्तूर उसके चेहरे को देखते हुए ख्यालात के घोड़े दुराता रहा। फिर मेरे जहन में एक झमका सा हुआ। कुछ देर पहले उसने नीलो कहते कहते बात बदल दी थी। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सनसनाते लहजे में पूछा, ये नीलो कौन है अग्गू? नीलो? वो गड़बड़ा गया। फिर लकनत अमेज लहजे में बोला, मैं नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम नीलो कौन है। आप किस नीलो की बात कर रहे हैं? मैंने अंधेरे में तीर चलाते हुए कहा, मैं उस नीलो के बारे में पूछ रहा हूँ जो तुम्हारे साथ अमियों वाले बाग में थी। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया और वो वजीदा नज़र से दाएं बाएं देखने लगा। फिर मेरी तरफ देखो, मैंने बारोब लहजे में कहा। वो अपने साथी हाथों को घूरने लगा। अंदाज़े अस्तराबी था। ओए माँ के कसम, तुमने सुना नहीं? एक हवालदार ने उसकी गद्दी का मिजाज पूछा। मलिक साहब क्या फरमा रहे हैं? वो सरसमिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने कहा, अकरम उर्फ अग्गू, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर सच बोलोगे तो फ़ायदे में रहोगे। झूठ बोलकर तुम अपने लिए परेशानियों में इजाफा करोगे। लेकिन लगता है चौधरियों के साथ साथ तुम खुद भी अपनी जान के दुश्मन हो गए हो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला सरकार। वो समाजत अमेज लहजे में बोला। क्या ये सच नहीं कि चौधरियों के बाग में तुम नीलो नामी लड़की के साथ मौजूद थे? हाँ जी, ये सच है। और तुम्हारा दावा है कि तुम किसी नीलो को नहीं जानते? गलती हो गई सरकार। वो हाथ जोड़ते हुए बोला, अब झूठ नहीं बोलूँगा। एक हवालदार ने उसकी कमर में धमुक्का रसीद करते हुए कहा, ओए गलती के जितने उधर बाग में इश्क मशूकियाँ करता है। ये नीलो तेरी क्या लगती है? मैंने कहा। तो अभी तो हम शराफत की ज़बान में तुमसे पूछताछ कर रहे हैं। अगर तुमने तावन नहीं किया तो फिर मजबूरन दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अभी भी मौका है। सब कुछ सच सच बताकर अपनी पोजीशन साफ कर लो। वो कमज़ोरी आवाज़ में बोला, पूछें जनाब, अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैंने पूछा, नीलो का हदूद अरबा क्या है? नीलो का पूरा नाम नीलोफर है। नीलो या नीलोफर तुम्हारी क्या लगती है? कुछ नहीं जनाब। ओए सीधी तरह क्यों नहीं बताते कि हम दोनों वहाँ लैला मजनू की कहानी दोहरा रहे थे? हवालदार ने उसे झांपड़ रसीद करते हुए कहा, हमसे कुछ नहीं छुप सकता बच्चू, हम तो खाया पिया सब बाहर निकाल देते हैं। दूसरे हवालदार ने खूनख्वार नज़र से उसे घूरा। मलिक साहब की बात का ठीक ठाक जवाब दो, वरना हम उल्टी उंगली से भी घी निकालना जानते हैं। अपनी बात ख़त्म करते ही उसने अग्गू की पिंडली पर एक तूफ़ानी ठुड्डा रसीद किया। थानेदार साहब देखें, ये बिला वजह मुझे मार रहे हैं। वो फरियादी लहजे में बोला।
ओए बिला वजह के तखम, ये थाना है, तेरी बेबे का घर नहीं। हवालदार ने उसके घर का अभी तो नाम बिला वजह तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। अगर तुम सीधी तरह ना माने तो हम बिला वजह भी तुम्हारी तवाज़ो ज़रूर करेंगे। मैंने कहा, अगर तुम इनकी मार से बचना चाहते हो, हेर फेर से बाज आ जाओ और मेरे सवालों के सीधे जवाब दो। वो अमदाद तलब नज़र से मुझे देखते हुए बोला, पूछें जनाब, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पूछा, नीलो से तुम्हारा क्या रिश्ता है? हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और तुम छुप छुप कर चौधरियों के बाग में मुलाकातें करते हो। मैंने स्पाट लहजे में कहा, ये नीलो है कौन? बड़े चौधरी हुक्मदाद की बेटी है जनाब। अग्गू ने धमाका किया, चौधरी मनसब और मंसूर से छोटी है वो। ओह, मैंने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, तो तुम चौधरियों के घर में नकब लगा रहे हो? हमने कोई जुर्म नहीं किया जनाब। वो फखरिया लहजे में बोला, हमारी मोहब्बत सच्ची और पाकीज़ा है। क्या चौधरी भी उसे सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत समझते हैं? ओ ना, चौधरी और मोहब्बत, अग्गू ने नफ़रत अमेज़ लहजे में कहा। वो जालिम भेड़िए क्या जाने कि मोहब्बत क्या होती है। उन्होंने तो दूसरों की ज़मीनों जायदाद हथियाने और दूसरों की बहू बेटियों की इज़्ज़तें ख़राब करने के सिवा कोई और काम कभी किया ही नहीं। वो इंसान नहीं, जानवर हैं, दरिंदे हैं, शैतान हैं। मैंने कहा, तुमने बताया है कि उन्होंने तुम्हें बाग के अंदर से पकड़ा था, लेकिन इनका दावा है कि वो तुम्हें हवेली के अंदर से पकड़ कर लाए हैं, और ये कि तुम इस ख़तरनाक छुरे से बड़े चौधरी को कत्ल करने का इरादा रखते हो। मैंने एक मरतबा फिर मेज़ पर पड़े हुए छुरे की जानब इशारा किया। वो झूठ बोलते हैं, बकते हैं, वो गजीले लहजे में बोला। उनके गवाह भी झूठे हैं। चौधरी रात को दिन और दिन को रात साबित कर सकते हैं। इनके पास बड़ी दौलत है और बहुत ताकतवर हैं। वो जो चाहे कर सकते हैं। वो मुझे सिर्फ इसलिए फंसाना चाहते हैं कि मैं नीलो से मोहब्बत करता हूँ। वो हमारी मोहब्बत के दुश्मन हैं। वो मुझे किसी भी सूरत ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, और ये बात तुम्हें नीलो ने बताई है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिल्कुल, उसने बताई है। वो बेधड़क बोला, नीलू ने मुझे मशवरा दिया है कि मैं गांव को छोड़कर शहर चला जाऊं। मैंने मैट्रिक कर लिया है और मज़ीद तालीम हासिल करके बहुत बड़ा अफसर बनना चाहता हूं। नीलो की भी यही ख्वाहिश है, इसलिए वो मुझे शहर भेजने पर मिसर है। लेकिन मैं जानता हूं कि अब खेल बिगड़ चुका है। मैं नीलो को तन्हा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं डट कर चौधरियों का मुकाबला करूंगा। बुज़लू की तरह पेट दिखाकर मैदान से नहीं भागूंगा। मैंने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा, अग्गू, इस गलत फहमी को अपने जहन से निकाल दो कि चौधरियों की दौलत और ताकत रात को दिन और दिन को रात साबित कर सकती है। मैं थानेदार हूँ ज़रा दूसरी किस्म का। मेरा थाना कभी किसी चौधरी की जागीर नहीं बन सका, और मैंने बड़े बड़े तरम खान चौधरियों की कुल्हियाँ टेढ़ी की हैं। याद रखो, मेरे थाने में सिर्फ इंसाफ होता है। अगर तुम कसूरवार नहीं हो तो चौधरियों की ताकत तुम्हारा बाल भी बिगा नहीं कर सकती। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, और अगर वाकई ये साबित हो गया कि तुमने छुरे की मदद से चौधरियों की हवेली में दाखिल होकर बड़े चौधरी हुक्मदाद को कत्ल करने की कोशिश की थी, तो समझ लो कि इक़दाम कत्ल में सीधा सीधा तुम्हें जेल पहुंचा दूंगा। समझ गए ना? मैंने महसूस किया कि इसके चेहरे की रौनक बहाल होती जा रही थी। मेरी हौसला अफजा बातों ने उसे तक़वियत बख्शी थी। वो पुरजोश लहजे में बोला, अगर ये बात साबित हो जाए कि मैं कसूरवार हूँ तो आप बेशक मुझे फांसी पर चढ़ा दें। मैं उफ तक नहीं करूँगा, लेकिन
چودھریوں کے خلاف خود ساختہ گواہوں کے بیانات کی روشنی میں آپ حقائق سے کس طرح پردہ اٹھائیں گے؟ میں نے کہا جب نیلو تمہارے حق میں گواہی دے گی تو باقی تمام شہادتیں باطل ہو جائیں گی۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا اور منت امیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، خدا کے واسطے نیلو کو اس معاملے میں ملوث نہ کریں، اس کی رسوائی پر میں اپنی موت کو ترجیح دوں گا۔ ایک حوالدار نے کھینچ کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ میں نے دیکھا اگو کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اگو، میرے خیال میں نیلو کی ایک ہی گواہی تمہیں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک لمحے کے پرتفکر توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، لیکن اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، میرے پاس سچ اور جھوٹ کو جانچنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، لیکن اس کے لیے تمہارا تعاون بہت ضروری ہے۔ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں جناب؟ سچائی کا اظہار۔ میں سچ بولتے ہوئے ذرا نہیں گھبراتا۔ کیا تم چودھریوں کے خلاف بھی سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہو؟ وہ بولا، سچا انسان بہت طاقتور ہوتا ہے جناب۔ پہلے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میرے باپ دادا اور ان کے باپ دادا چودھریوں کے غلام رہے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے، ان کی بات پر گردن جھکانے والے۔ لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ جب تک ہماری گردنیں جھکی رہیں گی، ہم چودھریوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ میری آنکھوں پر بندھی ہوئی غفلت امیز غلافی پٹی کھل چکی ہے جناب۔ شاید یہ نیلو کی محبت کا اعجاز ہے۔ میں نے کہا، اگر تم واقعی بے قصور ثابت ہوئے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ چودھریوں نے نیلو والے معاملے کی خاطر تمہیں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ تمہارے بعد وہ تمہارے گھر کے والوں کے دشمن بھی ہو جائیں گے۔ جی ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ نمبر 2؟ اگر آپ کو ناول اچھے لگتے ہیں تو کائنڈلی لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں۔ بہت شکریہ دیکھنے کے لیے۔